देखो आपके यहाँ पे मैंने देखा है कि तो पूरी पीडीएफ मैंने ओपन करके रखी है गुजरात गवर्नमेंट की, और उसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने ऐप के अंदर बना के रखे हैं। ओके, ये रहे। तो चलो यहाँ पे एक एक एमसीक्यू हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो इज़ नॉट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की नहीं है। तो पहला ये लिखा है फील्ड लाइन आर कंटिन्यूस लाइन एंड कर्व्स लाइन। तो ये बात बिल्कुल सही है। ओके, ये हमेशा कंटिन्यूटी है, कभी ब्रेक नहीं होता है। टू फील्ड लाइन नेवर बाइसेक्ट, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कभी नहीं करती। तो ये बात भी सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट करेंगे, अगर मान लो ये एक फील्ड लाइन और ये दूसरी, तो आपको इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन मिलती है जो पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो ये बात भी सही है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है। ओके, तो ये ऑप्शन भी सही है। फील्ड लाइन ने क्रिएट अ क्लोज लूप, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड इनटू नेगेटिव पॉइंट, नॉट ब्रिंगिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो लास्ट ऑप्शन है वो हमें दिख रहा है कि ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इफ द डिस्टेंस become doubles from the equator, if the distance becomes double from the equator line and the magnitude of the change become 8 times, what should be intensity of the electric field line at a new point? Okay, so first of all, what is the electric field for the dipole? Okay, kp by r cube for equator. Here what they say is that at equator, so equator we can write that kp by r cube, and for the axis we know that 2 kp by r cube. So we will not discuss about it, we only discuss about this. So what is the p? Twice a cube by r cube. So what happen if we double the distance should be double. So what happen here, new r dash is equal to 2r. So r dash cube is equal to 2 to the 4 to the 8 r cube. Okay, and charge is, what about new charge? New charge is 8 times of q. So we get new electric field. Likewise that k 2a, what is q? Q dash, new q dash is 8q and new distance is 8 r cube. We have to cancel 8, so we get the same formula. Okay, so no change, we got both electric field will be same, so there will be no change in electric field. Got it? चलो अब नए एमसीक्यू देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिचुएटेड पैरेलल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल, just read properly what he says, that electric dipole is situated parallel inside the uniform electric field, means हमारे पास यहाँ पे एक ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, क्या है? अब इसमें हमें रखना है एक डाइपोल को। किसको रखना है? तो चलो यहाँ पे हम एक डाइपोल रखते हैं। ओके, यहाँ पे होगा पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक रखा है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे रखा है मैंने पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया हमारा डाइपोल। ओके, फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज मैक्सिमम। ओके, सबसे पहले याद रखना, डाइपोल में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टोटल फोर्स क्या होता है? 0, क्योंकि एक फोर्स होगा प्लस इक्यू, दूसरा फोर्स होगा माइनस इक्यू। तो ऑब्वियसली वो क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला। तो मतलब एक बात तो हमारी कंफर्म है कि नेट फोर्स तो हमेशा 0 ही होगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? तो यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखो, हमें एक सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। ओके, कि नेट फोर्स एंड अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज 0। फोर्स 0 हो सकता है, मतलब सी या तो डी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारे पास है। तो अगर सी की बात करूँ तो नेट फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज 0। नेट फोर्स 0 है, ओके, लेकिन क्या टॉर्क 0 होता है? नहीं, क्योंकि अगर एक इस साइड
फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर जाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो अगर इस तरह से फोर्स लगेगा तो ये डाइपोल क्या करेगा, यहाँ पे रोटेशन करेगा। जो ऐसे था अब वो क्या करेगा, अपने हिसाब से इस तरह से, ध्यान से देखना, ये इस तरह से ऐसे रोटेट करेगा। क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो राइट साइड जाएगा, नेगेटिव चार्ज है वो लेफ्ट साइड जाएगा। इसका मतलब टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क जीरो नहीं है। तो इसका मतलब अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन हमारा सही है कि फोर्स जीरो होगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क मैक्सिमम हो सकता है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने एक ही स्क्रीन पे बहुत सारे किए क्योंकि छोटे छोटे एमसीक्यू है। ओके, ध्यान से देखिए। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज अरेंजमेंट ऑन अ टेस्ट चार्ज। देखो क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। अब वर्क डन का हमने जो थियरी पढ़ा था तब हमने देखा था कि इट इज नॉट डिपेंड ऑन अ पार्ट। ओके, इट इज नॉट डिपेंड ऑन अ पार्ट, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने बात की है टेस्ट चार्ज की। किसकी बात की है, तो टेस्ट चार्ज में अगर जब हम बात करें, ध्यान से देखो, तो टेस्ट चार्ज के लिए बोलो हमने देखा था क्या होता है कि वो फाइनल मतलब इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट पे आता है, इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट पे आता है। तो इसका मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली वो फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ओके, अगर आपने थियरी में ध्यान दिया होगा तो पता चल जाएगा। ओके, एक है नेक्स्ट 5th नंबर का एमसीक्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व सो दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एवरी पॉइंट गिव्स। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे कि मान लो ये मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ओके, तो अगर मैं उसके ऊपर अगर टेंजेंट बनाता हूँ, हर पॉइंट पे अगर मैं उसका टेंजेंट बना रहा हूँ, टेंजेंट क्या दिखाता है, डायरेक्शन, कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। हर पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा है। तो वो क्या दिखा रहा है, ओनली डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 6। ओके, थोड़ा गैपिंग छोड़ देते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं दूसरा। फॉर द पॉइंट ऑन अ एक्सिस एंड इक्वेटोरियल प्लेन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द इक्वेटोरियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब समझ लो ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू। ओके, ये डाइपोल है। अब डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर मैं यहाँ पे कोई बात करता हूँ तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल है तो एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल कैसा होगा, 0। तो फॉर द पॉइंट मतलब एट इक्वेटोरियल क्या होगा, 0। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें इक्वेटोरियल में 0 हो। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने एक्सिस वाला पूछा है और बाद में इक्वेटोरियल। ओके, तो बाद में इक्वेटोरियल वाला ऑप्शन ये एक हो सकता है। अब रहा ध्यान से देखो एक और चीज़, अब एक्सिस की बात करो तो एक्सिस के लिए मुझे बताओ, ये एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट आएगा तो उस एक्सिस में क्या हो सकता है, थीटा मेरा 0 भी हो सकता है, आइडर 180 भी हो सकता है। तो अगर 0 रखूँगा तो कॉस 0 क्या हो जाता है, 1 जो मैक्सिमम है। और अगर मैं 180 रखता हूँ तो कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। ओके, तो इट मीन्स ये मैक्सिमम हो सकता है, एक पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा और एक नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन आएगा कि ये 0 होगा लेकिन ये V नॉट 0, अरे सॉरी V इज 0, लेकिन ऐसे ये ऑप्शन में बहुत गड़बड़ है। हाँ, ये ऑप्शन होगा, सॉरी ये भी C लिखा है, ये भी C लिखा है, तो एक्चुअली यहाँ पे होगा D। ओके, ये हमारा आंसर है कि V 0 नहीं होगा एक्सिस पे, लेकिन इक्वेटोरियल पे वो 0 होगा। ओके, क्योंकि इक्वेटोरियल में एंगल कितना बनता है, 90 का। ओके, चलो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या लिखा है।
Initially, the gap of the parallel plate capacitor is filled with the air, and then gap is filled with the dielectric material of the constant K. The charge is the change in E and C. E और C में क्या चेंज होता है? तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि E क्या होता है, E नॉट बाई के, और कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, C नॉट इंटू के. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो मुझे बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगी और कैपेसिटेंस K टाइम्स. ऑप्शन नंबर बी. चलो 8 क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है V वर्सेस Q का. ओके, ये रहा. अब ये ग्राफ के ऊपर से हमें ये बताना है कि AOB हमें एरिया जो है, इसका जो एरिया होगा, कहाँ पे है एरिया, ये रहा AOB. दिख रहा है AOB? ओके, तो ये जो AOB है उसके एरिया हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा. तो सबसे पहले हम उसका एरिया निकाल के हम चेक करते हैं कि हमें उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. तो देखो 1/2 क्या होगा एरिया, AB इंटू BO. चलो AB क्या है मेरा, ये मुझे बताओ. AB थोड़ा ध्यान से देखो, ये साइज ही है ना, ये साइज मेरा क्या होगा, पोटेंशियल ही होगा. क्या होगा वो मेरा पोटेंशियल V. और BO ये क्या है, Q है ना. तो 1/2 VQ/2 है. अब यहाँ पे मैं Q का फॉर्मूला रखता हूँ, Q इज इक्वल टू CV है. क्या है, Q इज इक्वल टू CV. तो ये किसका फॉर्मूला है, CV², और ये आगे 1/2. अब याद करो ये किसका फॉर्मूला है, एनर्जी है. क्या है ये, एनर्जी है. तो बोलो कहाँ पे इसका ऑप्शन, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर. और अगर आपको याद हो तो मैंने ये फॉर्मूला भी आपको याद करवाया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. The electric field inside the conductor is, electric field inside the conductor is. तो कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बारे में, है ना. चलो अब आगे देखते हैं. As shown in figure, charge are situated on the vertex of a square. Electric field at the center of the square is E. Electric field at the center of the square is E. Potential is V. The charge is situated A, B replaced by the C, D. मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ चार्ज को रिप्लेस करना है. देखो ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ. ओके, ये देखो, अरे इसमें कलर भी आ गया. कलर हम ब्लैक कर देते हैं अंदर. ओके, चलो. तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, कुछ चार्जेस है. ओके, यहाँ पे है +Q, यहाँ पे भी है +Q, A, B, यहाँ पे है -Q और यहाँ पे है -Q. तो अब मुझे बताओ, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब इस यहाँ पे जो पॉइंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, रिपेल करेगा EA. ओके, B के लिए अगर देखे तो BB क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा. तो यहाँ पे आएगा EB. अब अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव तो उसको वैसे भी अट्रैक्ट ही करने वाला है. तो अगर CB कहाँ आएगा, इधर ही आएगा EC, और ये भी उधर ही आएगा ED. ओके, तो इसके कंबाइन इफेक्ट अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रहा है, नीचे. अब देखो अगर उन्होंने क्या कहा, रिप्लेस कर देते, AB को BC की जगह पे हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे. तो देखो एक और स्क्वायर लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा, सॉरी, ब्लैक कलर. ओके, हो गया. चलो अब आगे देखते हैं. अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस ले लिए और यहाँ पे -Q ले लिया. ओके, C D A B. तो होगा क्या, बोलो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें जो मिल रही थी, यहाँ पे देखो ये जो हमें, अरे ये जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी वो कैसी हो जाएगी, हाँ बताओ कैसी हो जाएगी. चलो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. चलो अब क्या होगा, इसका मतलब कि ये देखो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा.
और पॉजिटिव वाले रिपल करेंगे सेम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो नीचे थी वो कहाँ हो गई, ऊपर हो गई, चेंज हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब बात आती है पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी और उसमें हमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है। तो हमें सिंपल ही करना है VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। ओके, तो इसके लिए प्लस के लिए क्या होगा KQ बाई, मान लो ये डिस्टेंस हमारा कोई R है जो सबके लिए सेम ही रहेगा, तो R ये भी पॉजिटिव है KQ बाई R। C पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस Q लेंगे। यहाँ D के पास भी नेगेटिव चार्ज है इसलिए हम माइनस लेंगे। तो अगर हम चेक करें तो सब कैंसिल ही हो जाएगा, तो V कैसा आएगा 0। तो V 0 होगा और E की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब आप सारा ऑप्शन चेंज कर रहे हैं कि E विल नॉट चेंज बट V विल चेंज। रॉन्ग, V विल नॉट चेंज बट E विल बी चेंज, ये सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखो V चेंज नहीं हुआ क्योंकि दोनों केस में हमारा V तो सेम ही रहेगा, 0 ही रहेगा। ओके, बट E चेंज होगा। E में क्या चेंज होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, वैल्यू तो वही रहेगा। उसके बाद E और V बोथ चेंज, वो भी नहीं हो सकता। बोथ E विल नॉट चेंज, वो भी गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये सब चीज़ MCQ में बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ टाइम और उसी टाइम पे वही सोचना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द R इज द रेजिस्टेंस एंड C इज द कैपेसिटर, RC रिप्रेजेंट। एक्चुअली देखो आप जब आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे तब पता चल जाएगा कि टाइम ही आता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि कैसे टाइम आता है। ओके, तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है R इंटू C। तो अब देखो इन दोनों का है ना, हम क्या करेंगे ऐसे क्वांटिटी के साथ रिलेशन करेंगे जो इजीली दोनों में अवेलेबल है, और वो है मेरा पोटेंशियल। क्योंकि मुझे मालूम है R इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और C हमें मालूम है क्या होता है Q बाई V होता है। अगर मैं V कैंसिल कर दूँ तो अब मेरा इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगा Q बाई आई। ओके, और हम जानते हैं कि Q का फॉर्मूला क्या है करंट इनटू टाइम। तो ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आया टाइम। मतलब ये हमें कोई इसका यूनिट क्या होगा, मतलब ये कोई टाइम की क्वांटिटी है। क्या है ये, टाइम के रिलेटेड क्वांटिटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है। अभी चलो 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट पूछा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है E इंटू ए। E यानी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा ऑप्शन सी। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये देखो 15 नंबर के MCQ 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला उन्होंने पूछा है। तो हमें एक्चुअली ये याद होना चाहिए कि जब हम कैपेसिटर वाला चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तब लास्ट में एक टॉपिक आया था एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कैपेसिटर। तो उसमें हमने यही फॉर्मूला डिराइव किया था। इसका मतलब ये हमारी क्या है एनर्जी पर वॉल्यूम है। क्या है पर वॉल्यूम है, ये उसी का ही फॉर्मूला है। तो मतलब यहाँ पे देखो उन्होंने क्वेश्चन रिवर्स करके पूछा है। तो व्हाट अबाउट द एनर्जी वी नो दैट M1 L2 T minus 2. What about the volume L3? So what we get M1 L minus 1 T minus 2. M1 L minus 1 ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखो हम कैसे कुछ ही और शॉर्ट इंटरवल टाइम में सारे MCQ हम सॉल्व करते जा रहे हैं। ओके, तो अब थोड़ा आगे देखते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक 16 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट P is situated inside the electric field of an intensity E. The angle between the axis of the dipole and the electric field is theta. देखो दोनों के बीच का एंगल हमें दे दिया है। When theta is equal to 90, assume that the potential energy is 0. Obviously वो बात सही है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस PE cos थीटा। अगर थीटा 90 होगा तो cos 0 90। तो ऑब्वियसली वो बात सही है कि पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी 90 होने वाला, नहीं होता तो भी हमें पता चल जाता है। देन टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो बहुत ही सिंपल है। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है P क्रॉस E मीन्स आएगा PE साइन थीटा। ओके, और अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो अभी हमने देखा PE कॉस थीटा माइनस PE कॉस थीटा होता है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आएगा PE साइन थीटा PE कॉस थीटा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए।
3 कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 17, क्या है क्वेश्चन नंबर 17? 3 कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराडे कनेक्टेड इन अ सच अ वे दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज 6 माइक्रोफैराडे। देखो हमारे पास 3 कैपेसिटर है, इट मीन्स आइदर हमारे पास जो ऑप्शन है, मतलब जो पॉसिबिलिटी वो हमें दे दी है। एक्चुअली देखो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि या तो तीनों के तीनों सीरीज में होंगे, या तो तीनों के तीनों पैरेलल में होंगे, या तो 2 सीरीज 1 पैरेलल, 2 पैरेलल 1 सीरीज, ऐसा हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या सोचते हैं, देखो ध्यान से सुनो कि 2 कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर है? अब देखो पहला ऑप्शन एक पढ़ते हैं, 2 कैपेसिटर इन अ पैरेलल एंड 1 इज इन सीरीज। तो चलो पहले पैरेलल में क्या होता है, इसमें एडिशन होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं कि मान लो 2 पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होगा? C1 प्लस C2 यानी 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, मतलब ये जो इसका कंबाइन है वो क्या होगा? तीसरे वाले के साथ सीरीज में होगा। और सीरीज में हम क्या करते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे एडिशन। ओके, आपको दिखा देता हूँ, 8 प्लस 4। ओके, तो क्या होगा? 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 12, इधर कटेगा 3। तो ऐसा तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो ये ए ऑप्शन गया। चलो बी ऑप्शन की बात करते हैं। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सीरीज में कनेक्टेड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4। तो एक्चुअली वो फाइनल आंसर हमारा 4/3 आता इन्वर्स करने के बाद। ओके, यहाँ पे मैंने इन्वर्स करेंगे तो ये आएगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऑल आर इन सीरीज। अब देखो ऑल आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 प्लस 4 प्लस 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है डी ऑप्शन सही है। चेक कर लेते। 2 इन सीरीज, चलो सीरीज में है, सीरीज में तो क्या करेंगे हम? पहले मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, ये सीरीज वाला सॉल्यूशन है। देखो मैं रफली लिख रहा हूँ, चलो तो इधर हो जाएगा 4 अपॉन 8, यहाँ से कट कर देंगे तो 2, तो आंसर आएगा 2। चलो ये 2 का सीरीज हो गया। अब इसको क्या करना है? दूसरे के साथ पैरेलल करना है। तो पैरेलल में हम क्या करते हैं? सिंपली एडिशन करते हैं, है ना। तो हमारे पास कितना था? 4 था ना, तो 2 प्लस 4 6। तो देखो हमारा आंसर भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? ओके, डी ऑप्शन। चलो अब देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। ये हमारा था 17, ये था 16। चलो अब हम देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 2 sphere having different radius, if the charge distributed on the both sphere is same, their potential will be। अब देखो पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? तो देखो ध्यान से सुनो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? KQ/R²। अब देखो दोनों में Q तो सेम ही है, तो इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? जिसका रेडियस कम होगा। तो कम रेडियस होगा, इट मीन्स वो स्मॉल स्फीयर होगा, सिंपल। ओके, 19। What will happen if the positive charge is distributed on 2 concentric? ये देखो ये है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू द वान द ग्राफ जनरेटर, जो मतलब पहले के सिलेबस में आया करता था, अभी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बेस पे MCQ आ सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स का इसके अंदर भी लग ही रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बोर्ड में नहीं आएगा, MCQ आ सकता है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है का एक एप्लीकेशन था वान द ग्राफ जनरेटर, उसमें होता है। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले ना थोड़ा ध्यान से समझना, हम यहाँ पे सबसे पहले देखो 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ओके, सबसे पहले इसमें ब्लैक कलर कर देंगे। ये मज़ा नहीं है, दूसरा वाला लेते हैं, सिंपल वाला फ्लो चार्ट वाला। चलो कलर हम ले लेते हैं ब्लैक इनसाइड। ओके, ये एक हो गया, दूसरा भी एक बनाएंगे। चलो उसके अंदर भी हम ब्लैक कलर ही कर देते हैं। चलो तो अब देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 है, दोनों का रेडियस हमें दिया है, ये है R1, दूसरा है R2। तो अब थोड़ा ध्यान से रखना, दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे। किसका निकालेंगे?
तो अगर मैं अंदर वाले का पोटेंशियल निकालूंगा तो अंदर वाले के लिए देखो ध्यान से रहेंगे, दोनों का पोटेंशियल होगा, इसके ऊपर भी चार्ज Q1 है और इसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2। ओके, इसमें अब लेकिन जब बाहर वाले का निकालते हैं ना तब एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि बाहर है तो बाहर जब हमने मतलब सेल के बारे में स्टडी किया था तब हमने ये पढ़ा था कि उसके इनसाइड जो भी होगा उसका पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है। इसलिए दोनों केस में हम R2 ही लेंगे, ये गड़बड़ करना मत भूलना। ओके, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिर यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। ओके, तो बड़े वाले केस में मतलब हमेशा रेडियस बड़ी वाली ली जाती है, छोटी वाली नहीं, क्योंकि ये बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर छोटा स्फीयर आ गया ना, तो दोनों केस में हमारा रेडियस यही रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, V2 माइनस V1 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, अब जैसे ही मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँगा, देखो V2 में क्या है, ये है और ये माइनस है, तो इसका देखो मैंने साइन चेंज कर दिया, तो देखो मेरे पास क्या होगा, ये कट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, V2 आएगा K Q1 अपॉन R2 माइनस K Q1 अपॉन R1। तो K Q1 अगर मैं ब्रैकेट में कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस R1। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी रेडियस बड़ी है, कौन सी रेडियस बड़ी है, R1 छोटा है और R2 बड़ा है, तो उसका इन्वर्स जरा सोचिए। जैसे कि मान लो, अब इसका मतलब देखो मैं फॉर एक एग्जांपल मान लेता हूँ कि K Q1, ओके, R2 मान लो हमारा 10 सेंटीमीटर है और R1 हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो मैं अगर मान लेता हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन याद रखना कि ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा में कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर 1/10 में से 1/5 माइनस करूँगा तो ऑब्वियसली वो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। जो भी वैल्यू आएगी कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव ये इंडिकेट करेगा कि V2 माइनस V1 लेस देन 0 है, इसका मतलब V2 लेस देन V1, इसका मतलब V1 वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल हमेशा अंदर ही ज़्यादा होता है, बाहर नहीं होता है। ओके, तो आज के बाद सारे एमसीक्यू में ये आपको याद रखना है। ओके, कि इफ वी हैव टू कॉन्सेंट्रिक सेल, रिमेंबर दैट इनर सेल हैव मोर पोटेंशियल कंपेयर टू आउटर सेल। गॉट इट? चलो एक और एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 20। ओके, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी नहीं दिया है, ध्यान से सुनो। द डायरेक्शन वेयर द पोटेंशियल इज डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो हाँ ये हमारा सही आंसर है। ये थियरी के रिलेटेड अगर आपने पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग n1 इलेक्ट्रॉन and n2 प्रोटॉन, then the total charge on object is, total charge on object is। चलो तो सबसे पहले मुझे देखो इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो मैं पहले लेता हूँ टोटल चार्ज हमारा क्या होगा, n इंटू ई होता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉजिटिव चार्ज की, कौन सी बात करूँ, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए मेरे पास प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन मेरे कितने हैं, n2 है, तो n2 ही होगा। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या है, n1 है, तो n1 इंटू ई होगा, आगे आएगा नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव है। तो टोटल चार्ज मेरा क्या होगा बोलो, n2 माइनस n1 और ई दोनों में कॉमन हो गया, तो हमारा ऑप्शन आएगा बी। ओके, चलो इसके बाद हमारा जो आगे बनाना बाकी है उस हिसाब से अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेके स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ से स्क्रीन के ऊपर से लेंगे। चलो हमने कहाँ तक सॉल्व किए एमसीक्यू, यस 21 तक हो गए, 22 से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन वापस आपकी स्क्रीन के ऊपर ही आ जाएगा। Two charges are situated in a air, then the force will be R। फोर्स कितना है, R। K Q1 Q2 upon R square। Now these charges are situated in a medium। ओके, जब उसको मीडियम में रख देंगे तो तब मेरा जो नया फोर्स आता है वो क्या होता है,
F/K जितना हो जाता है, वो हमें मालूम है, ओके, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी हमें। नाउ दिस चार्जेस आर सिचुएटेड इन डिफरेंट डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे डिस्टेंस उन्होंने, तो पहले मेरा R था, तो अब मेरा M डैश के लिए मेरा क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर है। सो द इन बोथ द केस, ओके, सिचुएटेड डिफरेंट R डैश, सो दैट बोथ द केस फोर्स विल बी सेम, दोनों में फोर्स कैसा है, सेम है। अब ध्यान से देखना है, इसका मतलब ये दोनों सेम ही है, तो बस ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दूंगा कि F/K इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर। व्हाट अबाउट द F, देखो इसका इक्वेशन हम यहाँ पे प्रूफ लिखा ही ऑलरेडी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 R डैश स्क्वायर, K Q1 Q2 कैंसल, ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया R स्क्वायर K इज इक्वल टू R डैश स्क्वायर, तो R डैश इज इक्वल टू R अंडर रूट K, R अंडर रूट K। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर C। चलो अब उसके बाद वाला MCQ देखते हैं। आज मैक्सिमम कोशिश करेंगे सारे MCQ खत्म करने की, नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई हमारे पास सिर्फ 10 मिनट ही बाकी है। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट MCQ। चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ वाटर ड्रॉपलेट हैविंग मास M, ओके, मास M है, ओके, चार्ज Q है, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E है, रिक्वायर्ड बैलेंस, बैलेंस के लिए कंडीशन क्या है, दोनों फोर्स सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, दूसरा है हमारे पास वेट फोर्स या तो ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स होता है mg, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है E इंटू Q। तो अब मुझे पूछा है बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, E इज इक्वल टू mg/q, सिंपल, mg/q, ऑप्शन नंबर B। अब उसके बाद वाला देखते हैं MCQ। Φ1 एंड Φ2 आर द रिस्पेक्टिव इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स, ओके, तो इसमें थोड़ा पेंडिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आउटगोइंग है, यहाँ पे इनकमिंग है। मैंने गुजराती मीडियम की जो क्वेश्चन बैंक देखी थी उसके ऊपर से मैं बता रहा हूँ कि उसमें ये थोड़ा मिस्टेक है, ओके, तो याद रखना। क्लोज लूप, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज, तो पहले मुझे बताओ Φ1 इनकमिंग के लिए क्या होता है, तो एक्चुअली Φ1 मेरा आउटगोइंग है, याद रखना, मैंने कहा थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, और Φ2 हमारा इनकमिंग है। मैंने गुजराती मीडियम के क्वेश्चन बैंक में देखा था, इतना सा थोड़ा प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो Φ1 क्या होगा मुझे बताओ, आउटगोइंग के लिए क्या होता है, प्लस Q/ε, और इनकमिंग के लिए चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव Q/ε, ओके। तो अब जब इसके ऊपर से मुझे बताओ अगर टोटल चार्ज पूछे, व्हाट विल बी द टोटल चार्ज, तो क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों का हम सिंपली क्या करते हैं, हाँ, अगर चार्ज यहाँ से पूछेंगे तो यहाँ पे मुझे बताओ इसका जो चार्ज होगा Q1 और ये Q2, तो Q1 यहाँ पे क्या होगा, हाँ, Φ1 इंटू एप्सिलॉन, और Q2 यहाँ पे होगा माइनस Φ2 इंटू एप्सिलॉन। तो टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2। तो देखो दोनों में एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा, Φ1 माइनस Φ2, ओके। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर D, ओके। 2 मिनट, थोड़ा नया पेज पहले लेना पड़ेगा। चलो अब नए MCQ लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट MCQ है बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऐसे टाइप के बहुत MCQ आते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा शार्प माइंड होना बहुत ज़रूरी है, ओके। कि फिगर में ऐसा आपको एक डायग्राम दे देंगे, देखो यहाँ पे भी मैं बना रहा हूँ, ऐसा डायग्राम दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसका कैपेसिटेंस निकालो,
ओके, ए बी। तो ये सॉल्व करने के एक मेथड है। आपको ये याद रखना है कि सारे कैपेसिटर कब बनता है, जब दो पैरेलल प्लेट हो, वो भी इंडिविजुअल टर्मिनल के। तो सबसे पहले इंडिविजुअल टर्मिनल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ इसके ऊपर क्या करूँगा, नंबरिंग दे दूँगा 1 2 3 4। अब हमें ये देखना है कि 1 A और 3 ये देखो इंटरनली कनेक्टेड है। इसका मतलब 1 A और 3 ये तीनों एक ही पॉइंट है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं है। सिमिलरली 2 B and 4 ये भी इंटरनली कनेक्टेड है। सो व्हाट वी गेट हियर, B 2 and 4 ये भी इंटरनली कनेक्टेड है। ओके, so now we make the capacitor here. Okay, so first capacitor is between 1 and 2. So here 1 and here is 2. Here is 1 and here is 2. So we connect here 1 2. Similarly, second capacitor between 2 and 3. So this is 2 and this is 3. So we connect also again 2 and 3. ये 2 और 3 को connect किया है, ये 1 और 2 को कनेक्ट किया था। नाउ हियर 3 and 4 नेक्स्ट वन। सो दिस इज 3 and this is 4। 3 and 4। So here we see that each and every capacitor should be in parallel, and in parallel we simply add C 3C। So 3 epsilon A by D, because we know the formula for the C। Okay, so what is our answer here? Option number C। Okay, next, new question 26। The ratio of a force acting between two charges respectively 2 microcoulomb and 5 microcoulomb each other। अब ये ना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे एग्जाम में क्या सोचते हैं कि K Q1 Q2 अपन R² है, तो हम क्या करते हैं, टू चार्ज के हिसाब से उसका रेशियो ले लेते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट थिंक लाइक दैट। हियर वी हैव वन चार्ज इज 2 microcoulomb, another charge is 5 microcoulomb, and they are acting force on each other. If they apply the force each other, so here the Newton's third law is applied, action is equal to reaction. So both forces are equal in magnitude, so there is no ratio, only 1/1 ratio, both are same। Okay, so you apply the general knowledge। Question number 27। The charges are situated on the vertex of a square if the force acting between Q1 and Q2। देखो यहाँ पे हमारा ऐसा स्क्वायर है, अभी मैं सिंपली ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, Q1 Q2 Q3। If there is force between Q1 and Q2 is F12, force between Q1 and Q3 is F13, and here all the charges are similar, means all are Q Q Q। So first we apply M12। Okay, suppose this is L। Okay, then what about this? This is also L। So what we get using the Pythagoras theorem? Okay, under root 2L। Okay, no need to solve, you can already solve like that। For example, A B C D। So what about A? Say we know that under root L square plus L square। So I know, you already know that what is the diagonal length, under root 2L। Now solving about 1 2, K Q square upon L, because the distance is L for 1 2, distance is L and this distance is root 2L। So what about M?
13 k q square upon under root 2l. K q square cancel, l also cancel, denominator going to the numerator, root 2 by 1. So we get the option number, we got the answer C. Okay. Now question number 28. So we actually, sorry, first I little, yes, it is possible. Question number 28. This is also important because I seen this question in a board examination 1 or 2 times. Okay, so please focus here also. Electric field produced by the dipole at the axis at distance x. Okay, so what is the formula for the axis? 2k cube by x cube. Okay, and electric field at the equator, Ey. For equator, k cube by y cube. There is no 2. Okay, what is the ratio of x? Both are same. Here they call that Ex is equal to Ey. Electric field produced by the dipole at the axis x and electric field equator at distance y is same. Both are same. So here we just simply put the value 2k cube by x cube or k cube by y cube. K cube cancel. So we simply get x cube by y cube is equal to 2. Okay, this going this side. Okay, so x by y is equal to 2 raised to 1 by 3 means we get option number D. Okay. Question number 29. We just solve here, okay, because it's a small MCQ based on diagram. Charges Q is situated on the surface of the cube. Okay, surface of the cube. So first of all we took the diagram. At the surface, so we take any one surface. Okay, what is the electric flux passing through the cube? Very good, a very simple question will be there. We here what we see, this is a cube. Now I simply just copy here and put here. So here we can see that the charge is divided into 2 parts. Here the charge is divided into 2 parts. So as per we know that Q by epsilon, but here charge is divided into 2 parts. So we take charge half this side and half this side. So here we consider flux only Q by 2 and epsilon. Okay, so option number B. Okay. Same question coming here again. Here the same question like cylinder. Okay, now I just rotate like that. So you just imagine that okay, here we divide into 2 parts. Only half of the portion is given. So here again charge is divided into both sides. So what is phi? Similarly like that, Q by 2 epsilon. Got it? Question number 31.
एंड 32 इज़ वेरी इजी, सो आई डू ऑन द सेम स्क्रीन, एक ही स्क्रीन पे वापस कर देंगे, ओके, क्योंकि छोटे ही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। What is the name of the instrument can be used for the detection of the charge on object? Electroscope, okay, based on theory. 10⁻19 electron is removed from the metallic plate. 10⁻19 electron. So here we already get the information n is equal to 10⁻19. So what about Q? N into E. N is equal to 10⁻19. E is equal to 1.6 10⁻−19. Okay, so 19 cancel. So we get the value of 1.6, but it may be positive or may be negative. So here we information is given that electron is removed. What? So if any object, if we remove the electron, then the object become positive. Object becomes positive. So here we put the sign positive. So option will be B, not C. Got it? Question number 33. What is question number 33? Force acting on a specific point in a uniform electric field, charge is 3.2 10⁻³ coulomb. But charge is already given 3.2 10⁻³ coulomb. Okay, and the force is given as 0.128 Newton. What is electric field? Electric field F by Q. 0.128 divided by 3.2 10⁻³. So 128 by 1000, and here 3.2 10,000 128. Here also I put here like that, 10 by 32. Okay, so 32 के टेबल में कब आता है ये 32 4 okay, so here we get the value 40. Option number D. Now MCQ number 34. MCQ number 34. Important, huh? Here we also use a calculator on a screen. Here a glass contains 180 gram of water. So mass of water is 180 gram. So how many positive charge and negative charge inside the glass? Okay, as we know that net charge is always 0. But how much in a quantity? So we know that Q is equal to N into fundamental charge. Okay, N is equal to fundamental charge. So fundamental charge we will use as a small q, and total charge we will use as a q. So what is fundamental charge? Z into E. What about the water? How you calculate the water? Water means H2O. So means 2 hydrogen plus 1 oxygen into E. Atomic number of the hydrogen is 1 and oxygen is 8. Oxygen is 8. So 2 plus 8 means 10 electron. That is our fundamental charge. Okay. What about the N? So as we apply the Avogadro rule, okay, mole, mass upon molecular mass is equal to N upon Avogadro number. So here we get the value of the N here. So what here given? 180. Mass is given. Molecular mass of the H2 is 2 into mass of H plus mass of oxygen. Mass of hydrogen is 1, mass of oxygen is 16. So we get 18 gram. So here we get 18 and Avogadro number 6.023 10⁻³
23, याद रखना केमिस्ट्री में 22 है, फिजिक्स में 23 है, तो वो गलती मत करना। 10, so 6.023 10 is to 24, 23 plus 10 is to 1 means 24. So I put this all the value here. 6.023 10 is to 24 q 10 electron. What is the value of electron? 1.6 10 is to minus 19. So first I convert 24 plus 1 25, 25 minus 1. Oh, here we use simple calculator because government also provide us the calculator. So here we first start 24 plus 1 minus 19, 10 raised to 6, and what about 6.023 into 1.6, so 9.663. okay, so if we consider 0.963 10 raised to 7, because this option we will here they have to give one. So I hope everyone understand how we solve. Okay, next MCQ. No need of calculator again. Now then, question number 35. Okay. Work done to bringing electron from one point to another point is energy is given 1.6 10 raised to minus, sorry, work done is given. Okay, what is the potential difference across the 2 points? Here what we bring? Electron. So what is the formula? V into Q, 1.6 10 raised to minus 16. Okay, so potential is equal to 1.6 10 raised to minus 16. Q here we given as a electron. So we simply divide the value of electron here. Okay, here Q is equal to electron is equal to 1.6 10 raised to minus 19. So 1.6 cancel. We get 10 raised to 19 minus 16, 10 raised to 3 means 1 kilowatt. 10 raised to 3 minus means 10 raised to 3 minus 1000. So 1 kilowatt. Option number A. Okay. Next MCQ. MCQ number 36. Two charges 1 nanocoulomb. Okay, 1 nanocoulomb situated respectively the position means 1 nanocoulomb have a position R1 is equal to 1 1 minus 1. We write like that in a coordinate form, so easily subtraction and addition will be going on. 2 3 1. Okay, so what is the distance between them? R2 minus R1. Okay, so tell me 2 minus 1 1, 3 minus 1 1, 1 minus minus 1 2. Okay, 1 minus minus means minus minus plus. Okay, so what is its magnitude? 1, sorry, 3 minus 1 is 2. 3 minus 1 is 2, sorry. 1 4 4 9 means 3. So here distance between the charge is already given. So what is the force? What is the force? F is equal to K Q1 Q2 upon R square. 9 10 raised to 9. What is Q? 1 nanocoulomb. So 10 raised to minus 9, and both are nanocoulomb. So again I will write 10 raised to minus 9. What about R? 3. 3 square is equal to 9. 9 9 cancel. These 9 also cancel. So we get minus 9 Newton. Option number C. Question number 30.
Mathematical formula for the Gauss law. Already we discussed in a class. E dot dA is equal to Q by epsilon. Okay, so it's okay. No need to solve. Question number 38. Particle of the mass is mass m, charge q, come into the motion after applied electric field. What should be the kinetic energy of the particle? What is kinetic energy? Means work done. Change in kinetic energy defined as a work done. So force into displacement. What is force? E into q, and displacement is here given by y, eqy. So simply C. Okay, a capacitor is filled with the oil having coefficient K. So here printing mistake, coefficient is 2 given in Gujarati medium question mein, again printing mistake. So capacitance of the capacitor after removing the oil. So what is here C dash is given as a, means C dash is given as a C. Okay, C into M, C into K. This formula is applied for what? When the dielectric constant, means dielectric object filled in a capacitor. This is the formula. We know that what is the value of the C dash? They already given. What is the value of the C dash? C. Okay. What is the here? This is for medium. Okay, I elaborate again. This is after removing medium. Okay, so here what we have to find? Here which information they given? If the oil is filled, then capacitance is C dash. So here I put C. After removing that we have to find, and what is the value of K is given as a 2. So we find C dash is equal to C by 2. Okay. Now one more interesting question should come here. Okay, and here we will MCQ we will discuss in detail, because there is few word is missing in this question bank. Okay, here electric field of a sphere of a radius r. So first of all, important point is that we have two kind of sphere. Okay, like cell or like solid sphere. Okay, so for a cell we know that electric field inside is always 0, and here we already find the electric field r by 2. R by 2 means if the radius is r, then we have to find at the distance r by 2. So it means inside the electric field. So here electric field will be 0.